बोरोइंग कॉस्ट के हवाले से लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी कोई कंपनी लोन के थ्रू या डेट के थ्रू फंड्स रेज करे और इन फंड्स को यूज किया जाए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, जो उस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा या जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो इंटरेस्ट हम प्रॉफिट और लॉस में एज फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंस नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना लेंगे, कैपिटलाइज कर लेंगे। फर्स्ट साइड पे हमने ये देखा था कि एक होता है कूपन इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट, और तीसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल में इंटरेस्ट सिर्फ दिया जाता है, होल्ड नहीं किया जाता। कंपाउंड में इंटरेस्ट सिर्फ होल्ड किया जाता है, दिया नहीं जाता। इफेक्टिव में कुछ हिस्सा दिया जाता है, कुछ हिस्सा होल्ड किया जाता है। हमारा कंसर्न कौन से इंटरेस्ट से होगा? इफेक्टिव से। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमने शेयर होल्डर से पैसा लिया और उससे एसेट कंस्ट्रक्ट किया तो वो बोरोइंग कॉस्ट में नहीं आएगा। सिर्फ अगर कर्जे का पैसा, डेट का पैसा एसेट की कंस्ट्रक्शन में यूज किया तो वो बोरोइंग कॉस्ट में क्वालिफाई करेगा। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और कुछ कैलकुलेशंस की डिफिकल्टीज देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 23, follow this page. The objective of IAS 23 is to prescribe the accounting treatment for borrowing cost. Borrowing cost include interest on bank overdraft and borrowings. क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है? पहला पार्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बोरोइंग्स। बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपने बचपन में पढ़ा वो डिफरेंट था। उसमें क्या होता कि अगर आपके बैंक में बैलेंस होता कम और आप किसी को चेक दे देते बड़ा, तो मैनेजर साहब आपकी इज्जत बचाने के लिए फोन कर लेते कि भाई चेक तो बड़ा दे दिया, इतने तो पैसे नहीं है। और क्योंकि आपका रिलेशन अच्छा है, आप कोई अच्छे क्लाइंट हैं और आप उसको कहते हैं यार चेक तो पास कर दे, तो अगर उसने 60,000 बैलेंस वाले अकाउंट में 80,000 रुपए का चेक पास कर दिया तो 20,000 रुपए आप नेगेटिव में चले जाएंगे। उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बट एक्चुअली ओवरड्राफ्ट इससे मुख्तलिफ है। ओवरड्राफ्ट बाकायदा बैंक से एक लिमिट एग्री कर ली जाती है और हम उस अकाउंट में से उस लिमिट तक पैसे यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड में यूज किए जा सकते हैं। तो ये मैनेजर की तरफ से कोई एहसान नहीं होता, उस पर बाकायदा बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो बैंक के कमाने का जरिया है। फाइनेंस चार्जेस ऑन फाइनेंस लीजेस, ये याद रहे, ऑपरेटिंग लीज इज रिटर्न ऑन एसेट एंड फाइनेंस लीज इज रिटर्न ऑन मनी। बैंक ने अगर हमें कोई एसेट लीज किया है यानी किस्तों पे दिया है, तो हमारे लोन अमाउंट पे बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो फाइनेंस चार्जेस ऑन फाइनेंस लीज भी बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा माना जाएगा। तो एक इंटरेस्ट ऑन ओडी एंड बोरोइंग्स हो गया। दूसरा फाइनेंस चार्जेस ऑन फाइनेंस लीज। तीसरा एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। अगर वी आर ऑपरेटिंग इन डॉलर्स और हम यूके की किसी बैंक से पाउंड्स में लोन लेते हैं या यूरोपियन बैंक से हम यूरोज में लोन लेते हैं या दिरहम्स एंड दिनार्स में लोन लेते हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी दिरहम्स में, दिनार्स में, रियाल में, पाउंड्स में, यूरोज में पे होगा। लेकिन हम तो क्योंकि डॉलर्स में काम कर रहे हैं,
जब हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस वक्त जो स्पॉट रेट चल रहा होगा डॉलर टू यूरो का, उसकी वजह से कभी इंटरेस्ट हम ज्यादा दे रहे होंगे इन डॉलर्स और कभी इंटरेस्ट हम कम दे रहे होंगे इन डॉलर्स। पाउंड्स में तो फिक्स होगा, यूरोज में तो फिक्स होगा, लेकिन लोकल करेंसी को जब कन्वर्ट करेंगे तो वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो जो एक्सचेंज डिफरेंसेस होंगे ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, वो भी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल रीपे कर रहे हैं, लाइक अगर मैंने 2 मिलियन यूरोज का लोन लिया है और उस पर मैं 10% इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो 2 मिलियन यूरोज की अगर रीपेमेंट होती है, उसकी कोई किस्त जमा होती है, उस पे एक्सचेंज डिफरेंसेस यहां नहीं आएंगे। लेकिन 2 मिलियन का 10% 200,000, 0.2 मिलियन की इंटरेस्ट पेमेंट पे जो भी एक्सचेंज डिफरेंसेस होंगे वो यहां पे आएंगे। प्रिंसिपल रीपेमेंट के एक्सचेंज डिफरेंसेस बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, where they are regarded as an adjustment to interest cost. Definition: interest expense calculated by effective interest method. Effective interest last class में हम डिस्कस कर चुके हैं, the combination of simple and compound. Finance charges in respect of finance leases recognized in accordance with IAS 17, अब IFRS 16 हो गया है, and exchange differences are regarded as per IAS 21. तो इन पे स्टैंडर्ड्स देखिए कौन से लगेंगे। ये जो कैलकुलेट किया जाएगा, ये कैलकुलेट किया जाता है एज पर IFRS 9। इसको कैलकुलेट किया जाएगा एज पर IFRS 16 और इसको कैलकुलेट किया जाता है एज पर IAS 21। इनमें से ये दो स्टैंडर्ड्स हमारे, तीनों स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब जो हम शेयर होल्डर्स को रिटर्न देते हैं, जो एक्चुअल रिटर्न देते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं, और जो कैपिटल एप्रिसिएशन होती है जो हम देते नहीं है लेकिन शेयर की वैल्यू बढ़ती है, वो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का पार्ट माना जाता है, लेकिन वो इमेजिनरी होती है, हाइपोथेटिक होती है या इम्प्यूटेड होती है। इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी IAS 23 में फॉल नहीं करेगा। इंक्लूडिंग एनी प्रिफर्ड कैपिटल नॉट क्लासिफाइड एज अ लायबिलिटी परसुएंट टू IAS 23। प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं ना, एक रिडीमेबल और एक इरिडीमेबल। जो रिडीमेबल होता है उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, जो इरिडीमेबल होता है उसको हम इक्विटी बोलते हैं। अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके एसेट को कंस्ट्रक्ट किया तो उसका डिविडेंड बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके एसेट की कंस्ट्रक्ट किया तो उसके डिविडेंड को बोरोइंग कॉस्ट नहीं माना जाएगा, सिर्फ डेट, इक्विटी का खर्चा नहीं। अ क्वालिफाइंग एसेट, एसेट की डेफिनेशन तो आपको पता है, अब हम पढ़ रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट। व्हाट डज क्वालिफाइंग एसेट मीन? इज एन एसेट दैट टेक्स a substantial time period to get ready for its intended use or sale. तो qualifying asset किसको कहा जाएगा? That takes substantial time to get ready for intended use और सेल। अगर हम कोई एसेट बाय करते हैं, अगर हम कोई रेडीमेड एसेट बाय करते हैं तो वो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन मीट नहीं करेगा। दैट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी, जिसको तैयार होने में, जिसको बनने में सब्सटेंशियल टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। ये एसेट वही हो सकता है जो कंस्ट्रक्ट किया जाए, यानी जो बनाया जाए। खरीदा जाने वाला एसेट कभी भी क्वालिफाइंग नहीं हो सकता।
अब सब्सटेंशियल का मकसद क्या है ये तो स्टैंडर्ड ने नहीं बताया कि 2.5 महीने सब्सटेंशियल है या 6 महीने सब्सटेंशियल है, लेकिन जिसकी कॉस्ट मटेरियल हो, जिसकी बोरिंग कॉस्ट मटेरियल हो, सिग्निफिकेंट हो। बनी बनाई है, बनी बनाई है वो IAS 23 में नहीं आएगी। लेकिन अगर एक बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने एलिवेटर लीज पे लिया है, मैंने जो सीमेंट की मिक्सिंग मशीन होती है मिक्सर वो लीज पे लिया है, तो उस मशीन की डेप्रिसिएशन और उस मशीन की फाइनेंस चार्जेस बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज की जाएंगी। अगर बिल्डिंग बनी बनाई ली है, अगर कोई एसेट बना बनाया लिया है, IAS 23 का काम ही नहीं है। IAS 23 का लगेगा सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर। फिर चाहे आप उसको तैयार करके इस्तेमाल करें, फिर चाहे आप उसको तैयार करके बेच दें, टाइम ज्यादा लगना चाहिए बस। दैट कुड बी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट and investment property during the construction period, intangible assets during the development period, or made to order inventories। एक तो ये IAS 16 में जा सकता है, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है, प्लॉट खरीदा, उसका नक्शा पास करवाया, उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी में रजिस्टर करवाया, उसकी डिगिंग करवाई, उसकी राफ्टिंग करवाई, उसकी भराई करवाई, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, बेशक वो प्रॉपर्टी तैयार होने के बाद आप उसमें अपना ऑफिस बना लेंगे, आप उसमें अपना गोडाउन बना लेंगे, आप उसमें अपना कारखाना बना लेंगे, लेकिन जब तक वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होगी उस पर IAS 23 बोलेगा, अगर आपने लोन लेके पैसे उस पर लगाए हैं तो। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तैयार होने के बाद आप उसको रेंट पे दे देंगे या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होल्ड कर देंगे, उस पे भी IAS 23 लगेगा। अगर कोई डेवलपमेंट है, जिस तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने IF3 के अंदर पढ़ा था, रिसर्च से हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा मिलता है और रिसर्च कॉस्ट को कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जाता, उसको हमेशा एक्सपेंस आउट किया जाता है। और जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो वो जो डेवलपमेंट कॉस्ट है दैट कैन बी कैपिटलाइज एज पर IAS 38। अगर आपने लोन लेके डेवलपमेंट की है तो वो डेवलपमेंट कॉस्ट जो इंटेंजिबल एसेट की डेवलपमेंट है उसमें भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की जाएगी। एंड मेड टू ऑर्डर इन्वेंटरीज, कि अगर कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे आप ये चीज बना के दें, लेट्स से हमारा अगर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, गवर्नमेंट ने ठेका दिया है एक फ्लाईओवर बना के देने का, तो फ्लाईओवर अगर मैं बना रहा हूं तो मेरा तो नहीं है ना, ये किसी के कहने पे बना रहा हूं। बट इफ दोस इन्वेंटरीज आर टेकिंग सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू गेट रेडी, तो वो भी IAS 23 में फॉल करेंगे। कंस्ट्रक्ट हो, रेडीमेड नहीं होने चाहिए, बनी बनाई चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर अकेला यूनिट बनने में इतना टाइम नहीं लगता लेकिन ऑर्डर बड़ा है, तो इस वजह से मुझे 1.5 साल लग जाएगा। वैसे एक कुर्सी तो मैं आधे घंटे में बना दूंगा, लेकिन ऑर्डर मिला है 2 लाख कुर्सियों का, मुझे 1.5 साल लग जाएगा। यह भी 23 के अंदर फॉल नहीं करेगा। रिपीटेटिव नेचर की वजह से अगर वो सब्सटेंशियल टाइम ले रहा है तो वो IAS 23 में फॉल नहीं करेगा, लेकिन अगर अकेला एसेट सब्सटेंशियल टाइम लेगा तो IAS 23 में फॉल करेगा। अगर अकेली कुर्सी बनने में 1.5 साल लेती थी तो फॉल कर जाती, लेकिन एक कुर्सी तो आधे घंटे का खेल है, सिर्फ 1.5-2 लाख कुर्सियों का ऑर्डर है, इस वजह से 1.5 साल लग रहा है, तो ये IAS 23 में फॉल नहीं करेगा। क्वालिफाइंग एसेट यानी सिंगल एसेट, अगर वो अकेला एसेट बनने में सब्सटेंशियल टाइम लेता है तो वो क्वालिफाइंग एसेट है, नहीं तो एक एसेट तो हफ्ते में तैयार हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर बड़ा होने की वजह से मुझे 2 साल लग रहे हैं तो IAS 23 में फॉल नहीं करेगा। अकेला एसेट रेडी होने में सब्सटेंशियल टाइम लेगा तो वो क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगा। हाँ, अकेला एसेट भी 1.5 साल ले रहा है ना,
तो सारे एसेट्स 1.5 साल में बन जाएंगे क्वालिफाइंग। 1.5 साल जरूरी नहीं है, मैं ऐसी मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, 6 महीने लग जाए भी काफी है। अंडर कंस्ट्रक्शन ही होंगे मेजोरिटी नहीं, 100%। रेडीमेड एसेट IAS 23 में नहीं आएगा। दैट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम। सब्सटेंशियल टाइम कब लगेगा? रेडीमेड एसेट को बनने में क्या मतलब क्या टाइम लगेगा? वो तो रेडी है। लेकिन अगर मैं सिरे से बनाऊं तो टाइम लगेगा। स्कोप। 2 types of assets that would otherwise be qualifying asset are excluded from the scope। ये वैसे तो क्वालिफाई हो जाते, लेकिन IAS 23 ने इनको लात मार के बाहर कर दिया है। नंबर 1, qualifying assets measured at fair value such as biological asset accounted for IAS 41। जब आपने उसको कॉस्ट पे मेजर करना ही नहीं है तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कैसे हो सकती है? अगर कोई एसेट इनिशियली कॉस्ट पे रखा जाएगा तो मैं उसकी कॉस्ट डिटरमिन करूं। मैं यहां मेहनत कर रहा हूं, आप वहां पे फेयर वैल्यू पे रख देंगे, तो मुझसे मेहनत क्यों करवा रहे हो जब आपको कॉस्ट पे रखना ही नहीं है? तो अगर कोई ऐसा एसेट जो वैसे डेवलप होने में टाइम ले रहा है और वो IAS 23 में गिरता, लेकिन वो मेजर ही फेयर वैल्यू पे होने वाला, इनिशियली भी सब्सिक्वेंटली भी, तो मुझसे तो मेहनत ना करवाओ। फिर IAS 23 बोले निकलो यहां से, दफा हो जाओ, फजूल में मेहनत करवा रहे हो। दूसरा, इन्वेंट्रीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज ऑन अ रिपीटेटिव बेसिस दैट टेक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू गेट रेडी फॉर सेल। एक तो इसमें मैंने मिसाल बता दी कि अकेली कुर्सी इतना टाइम नहीं लेगी। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके हवाले से बड़ा मशहूर होता है, जितनी पुरानी उतनी अच्छी। नहीं, चावल सही है, शौक की बात है। विस्की, ओके। विस्की में होता है मैच्योरिंग विस्की, कहते हैं जितनी पुरानी उतनी अच्छी, और उसमें जो शायद रीगल का एक टाइटल लिया जाता है वो 11 या 12 साल पुराना होने के बाद होता है। कंपनीज बेसिकली क्या करती हैं कि वो जिन या वो वाइन या जो विस्की है वो बनाती हैं और उनको ड्रम्स बना के रख देती हैं। नाउ देयर इज नो कॉस्ट टेकिंग प्लेस ऑन देम, लेकिन मेरे वर्किंग कैपिटल में इस इन्वेंट्री को मैंने 20 साल तक 25 साल तक, कुछ ब्रांड्स हैं वो बास ब्रांड्स लिखे ही ऐसे जाते हैं कि ये 12 साल पुराना है, ये 20 साल पुराना है, ये 25 साल पुराना है। उस हिसाब से उनकी प्राइस बढ़ती है, जितना पुराना उतना अच्छा। अगर एक कंपनी ने ऐसा कोई मैच्योरिंग विस्की बना के उसके ड्रम्स बना के रख दिए हैं तो IAS 23 में क्लासिफाई नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि 23 साल तक उसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी। ठीक हो क्या? Recognition. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset form part of the cost of that asset and therefore should be capitalized. Other borrowing costs are recognized as an expense. अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग के लिए हमने सीमेंट अक्वायर किया, स्टील अक्वायर किया, ईंटें अक्वायर की, रेती अक्वायर की, सही है, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अप्लायंसेस हमने अक्वायर किए, तो पैसा जो हमने कर्जे पे लिया उसको कहीं तो खर्च करेंगे ना। तो अगर आपने उन एसेट्स को अक्वायर किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन, आपने रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फिनिश्ड गुड, तो वो जो पैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे लगने वाला इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट कहलाएगा। और बोरोइंग कॉस्ट उस एसेट की कॉस्ट में प्लस हो जाएगी, कैपिटलाइज हो जाएगी। इसके अलावा जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट होगी वो प्रॉफिट लॉस का रास्ता नापेगी, वो सीधा फाइनेंस कॉस्ट में जाएगी। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होती है और कैलकुलेट उसको इफेक्टिव बेसिस पे किया जाएगा, सिंपल बेसिस पे नहीं किया जाएगा, कूपन बेसिस पे नहीं किया जाएगा। अब आगे की कहानी समझते हैं। एक इसमें आती हैं
स्पेसिफिक बोरोइंग्स। व्हाट डज स्पेसिफिक बोरोइंग्स मीन? आपने कोई बॉन्ड्स इशू किए हैं, लोन नोट्स, डिबेंचर्स इशू किए हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, बैंक से लोन लिया है, पर्टिकुलरली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। आपने डेजिग्नेट किया कि यह कर्जा क्यों लिया जा रहा है, यह इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए लिया जा रहा है, यह कर्जा लिया जा रहा है ताकि हम ये वैक्सीन डेवलप कर सकें, यह कर्जा लिया जा रहा है ताकि हम ये बिल्डिंग बना सकें, ये डेजिग्नेटेड है स्पेसिफिक। सो ये बोरोइंग्स, ये कर्जा बिलखुसूस पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली लिया जा रहा है या लिया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। ऐसी बोरोइंग्स को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक बोरोइंग्स। से हमने लोन लिया है 1 करोड़ रुपए का, पहले साल में या पहले 6 महीने में हम इस्तेमाल कर सके हैं सिर्फ 60 लाख रुपए, बाकी 40 लाख रुपए हम इस्तेमाल नहीं कर सके। कर्जा कितना लिया है? करोड़ रुपए का। इस्तेमाल कितने किए हैं? 60 लाख। बैंक मुझसे इंटरेस्ट कितने पैसों पे लेगा? 60 लाख पे तो नहीं लेगा ना। अगर इजी रखते हैं 10%, तो 1 करोड़ रुपए का साल का इंटरेस्ट बनेगा 10 लाख रुपए, और मुझे हुए 6 महीने, तो 6 महीने का बनेगा 5 लाख रुपए। मैं बैंक को तो 5 लाख रुपए दूंगा 6 महीने के, लेकिन एसेट की कॉस्ट में कितने जाएंगे? 5 लाख। मेरी बात समझना। आपने इसमें से कितने पैसे यूटिलाइज कर दिए हैं? नन ऑफ माई कंसर्न। लोन कितना लिया था? करोड़ रुपए। करोड़ रुपए का इंटरेस्ट डालो इसमें। हम बोले यार 40 लाख रुपए तो इस्तेमाल ही नहीं किए, लेकिन बोले लिया क्यों था? एसेट के लिए। तो वो जो आइडल है 40 लाख रुपए, उसका इंटरेस्ट भी बोरोइंग कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट नहीं है। ये पहली करेक्शन जो आपके दिमाग में बैठती है कि हम सिर्फ उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे जितना हमने यूटिलाइज किया है। रॉन्ग। अगर स्पेसिफिक बोरोइंग्स हैं तो जितना आपने कर्जा लिया है उसका पूरा इफेक्टिव इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा, टाइम अपोर्शन करके। अगर जो बकाया 40 लाख रुपए मेरे पास अनयूटिलाइज्ड है, अनयूज्ड हैं, उनको मैंने टेम्पररीली कहीं इन्वेस्ट कर दिया, मुझे पता था 6 महीने तक मेरे इस्तेमाल में नहीं आएंगे, लेकिन बैंक ने बोला था बात बोलो एक बार, मैं बार बार पैसे नहीं रिलीज करूंगा। तो हमने कहा भाई 1 करोड़ रुपए दे दो, मुझे 1.5-2 साल में चाहिए। बैंक ने मुझे करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। उसमें से जो 40 लाख थे वो 6 महीने के लिए, जब तक मेरे इस्तेमाल में नहीं थे, मान लेते हैं कि मैंने 6% पे कहीं इन्वेस्ट कर दिया, 6% पे कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो 40 लाख का 6% बनेगा 2,40,000। 2,40,000 का 6 महीने का बनेगा 1,70,000। नहीं, 2,40,000 120, सॉरी 120, 1,20,000 रुपए मैंने कमाए हैं और 5 लाख रुपए मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगा है। करोड़ रुपए का 6 महीने का 10% 5 लाख, और 40 लाख का 6% पे 6 महीने का 1,20,00,000। मैं कहूंगा यार इस 40 लाख रुपए का इंटरेस्ट किसने भरा है? हम बोलेंगे एसेट ने। तो उस 40 लाख रुपए को टेम्पररीली इन्वेस्ट करने से जो इनकम आएगी वो भी प्रॉफिट लॉस को नहीं जाएगी, वो एसेट की कॉस्ट में से माइनस होगी। तो हम नेट ऑफ करेंगे। नेट ऑफ कैसे करेंगे? जितनी भी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट है, करोड़ रुपए का 10%, 10 लाख, 10 लाख का 6 महीने 5 लाख, माइनस
income generated on temporary investment of surplus या फिर आइडल फंड्स। लेकिन इस्तिस्ना नहीं है, एग्जामिशन नहीं है कि जो 40 लाख इस्तेमाल नहीं हुए वो उसको वो खर्चा प्रॉफिट लॉस भरेगा, नहीं, आप ही ने भरना है, एसेट की कॉस्ट में ही जाएगा। ये किस सिचुएशन में? अगर लोन लिया गया है पर्टिकुलरली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है, जो एक्चुअल कॉस्ट है करोड़ रुपए की इंटरेस्ट की, वो पूरी की पूरी एसेट की कॉस्ट में जाएगी। और सरप्लस फंड्स को, आइडल फंड्स को टेम्पररीली इन्वेस्ट करके अगर आपने कुछ कमाया है तो वो उसी में से माइनस करके बाकी खर्चा एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज किया जाएगा। इन एज पर माय एग्जांपल हमने रखा था करोड़ रुपए का लोन है, इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है 10%, अब तक टाइम कितना हुआ है 6 महीने, जो कि हमारे हिसाब से इंटरेस्ट बना 0.5 मिलियन का। इसमें से माइनस करेंगे जो अनयूज्ड है 4 मिलियन, उसको इन्वेस्ट कितने पे किया 6% पर एनम पे, 6 महीने का 1,20,000। नहीं आ रहा, इशू नहीं है। एग्जाम्पल को वापस से सुन लें। बैंक से मैंने लोन लिया करोड़ रुपए, बॉन्ड मैंने इशू किए पूरे करोड़ रुपए के, डिबेंचर्स मैंने इशू किए पूरे करोड़ रुपए के, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू किए मैंने पूरे करोड़ रुपए के, और डेजिग्नेट किया। क्योंकि देखो लोन लेना इज नॉट एन ऑपरेशनल डिसीजन, 5-7 साल के लिए लोन लेना इज नॉट ए टेक्टिकल डिसीजन, दिस इज एन स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन में हमेशा आपने डेजिग्नेट करवाना है कि क्यों चाहिए पैसे, और हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यह वाजे कर दिया कि हमें ये पैसे ये लतीफाबाद 6 नंबर की प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए, ये कासमाबाद फेज 2 की प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए, ये मेन हाईवे पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने डेजिग्नेट कर दिया। तो आपने क्वालिफाइंग एसेट को नॉमिनेट किया कि इसकी वजह से कर्जा, तो ये स्पेसिफिक बोरिंग कहलाएगा। लिया कितना? पूरे करोड़ रुपए। जिससे भी आपने लिया उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट बनता है 10%। बिलफर्स लोन हमने लिया है 1 जनवरी 2022 पे, और आज मान लेते हैं आ गया 30 जून 2022, 6 महीने हो चुके हैं, मेरी क्लोजिंग का टाइम आ गया। अभी काम चल रहा है लेकिन मुझे स्टेटमेंट्स बनानी है, मेरी क्लोजिंग होने वाली है। तो मैंने उन इन्वेस्टर्स को देना तो बेशक इंटरेस्ट साल के आखिर में है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट तो मैं अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करूंगा ना, कैश बेसिस पे तो नहीं रिकॉर्ड करूंगा। तो करोड़ रुपए के ऊपर 10% बनता है 10 लाख। अभी तो 6 महीने हुए हैं, तो 10 लाख का आधा 6 महीने का 5 लाख। ये इंटरेस्ट मेरे ऊपर अक्रू हो चुका है। तो आपने डेबिट करना है समथिंग एंड क्रेडिट करना है अक्रूड इंटरेस्ट। तो डेबिट इसको समथिंग कहां पे करोगे? 2 ऑप्शंस हैं, या प्रॉफिट और लॉस में या प्रॉपर्टी में। बट सिंस दीज फंड्स हैव बीन बोरोड पर्टिकुलरली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, तो आप प्रॉपर्टी में डेबिट करोगे। ये बात हो गई क्लियर। फिर हमने क्या किया कि कर्जा तो 10 मिलियन का था, लेकिन इस्तेमाल हुए थे 60 लाख। बाकी 40 लाख रुपए का ना हमने सीमेंट खरीदा, ना सरिया खरीदा, कोई भी मटेरियल भी नहीं खरीदा, ठेकेदार को भी पेमेंट नहीं की, वो मेरे पास अभी पड़े हुए हैं। तो हमने उसको किसी इजी सेवर अकाउंट में रखवा दिया। इजी सेवर मतलब जब चाहो निकलवा लेना। तो टेम्पररी मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, टिल्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया, ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, टी बिल्स में इन्वेस्ट कर दिया, जब चाहो निकाल लो। वहां से मुझे रिटर्न ऑफर हो रहा है 6% का। वैसे तो अकलमंद पूछता फिर 10% पे कर्जा लेके 6% पे क्यों दिया? तो मैंने भाई इसके लिए नहीं लिया था, ये तो फिलहाल टाइम पास कर रहा हूं, मुझे 10% पे लेके 6% नहीं कमाना था इस पे, लेकिन जब तक मेरे इस्तेमाल में नहीं है तब तक कहीं लगा दूं। तो मैंने 40 लाख रुपए को 6% पे इन्वेस्ट कर दिया। आप निकालो 40 लाख का 6% कितना बनेगा? 2,40,000। लेकिन 2,40,000 तो पूरे साल का है, आपको तो 6 महीने हुए। तो 6 महीने के हिसाब से आपने 1,20,000 रुपए इस पे कमा लिए।
सवाल यह है कि पूरे करोड़ रुपए, यानी उसमें 40 लाख भी तो शामिल है ना, उस 40 लाख का इंटरेस्ट कहां डेबिट हुआ? हम बोलेंगे एसेट की कॉस्ट में। तो उन 40 लाख रुपए के ऊपर हासिल होने वाली इनकम भी कहां क्रेडिट होगी? एसेट की कॉस्ट में। खर्चा भरे एसेट और प्रॉफिट उठाए प्रॉफिट लॉस, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पूरे, इसमें 4 मिलियन भी शामिल है ना, ये जब डेबिट हुआ एसेट की कॉस्ट में तो ये क्रेडिट भी होगा एसेट की कॉस्ट में। तो अल्टीमेटली हम एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कितना करेंगे? 0.38 मिलियन माइनस कर देंगे जी, क्योंकि डेबिट तो कैश आपने करना है, या डेबिट तो आपने इंटरेस्ट रिसीवेबल करना है, क्रेडिट करना पड़ेगा समथिंग। अगर इस 4 मिलियन का इंटरेस्ट डेबिट होता था पीएनएल में, तो इस 4 मिलियन पे हासिल होने वाला इनकम भी मैं क्रेडिट करता पीएनएल में। लेकिन जब इस 40 लाख का इंटरेस्ट डेबिट हुआ है एसेट की कॉस्ट में, तो इस 4 मिलियन के इनकम को भी क्रेडिट करेंगे एसेट की कॉस्ट में। हाँ, कर दिया ना। 5 लाख की इंटरेस्ट कॉस्ट में से 1,20,000 मैंने माइनस कर दिया। लेकिन इस मुगालते में ना रहना कि हम 60 लाख का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, नहीं। जितना आपने लोन लिया है पूरी की कॉस्ट जाएगी, भले इस्तेमाल आपने किए हो ना किए हो। नहीं, मीनवाइल एंट्री क्या करोगे? तो एक एसेट, एक अकाउंट हम बनाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स का। जो एसेट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका एक अकाउंट बनता है, वो आपके एसेट्स हैं। अब 30 जून 2022 पे एसेट तो मुकम्मल ना हो सका, लेकिन इंटरेस्ट तो अक्रू हो चुका है ना, तो मैं उसको अंडर डेवलपमेंट एसेट्स में डेबिट कर दूंगा। हालांकि प्रॉपर्टी तैयार नहीं है। जिस तरीके से इन्वेंट्री रॉ फॉर्म में हो तो भी एसेट मानते हो, डब्ल्यूआईपी में हो तो क्या मानते हो? एसेट ही मानते हो ना। बेशक आप ईपीयू निकालते हो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के लेबर के हिसाब से कितना कंप्लीट है, मटेरियल के हिसाब से कितना कंप्लीट है, लेकिन डब्ल्यूआईपी है तो इन्वेंट्री ना। ऐसा तो नहीं बोल सकते जब तक फिनिश गुड नहीं बनेगा तब तक मैं उसको एसेट नहीं मान सकता। तो ये डब्ल्यूआईपी नॉन करंट एसेट्स है नॉन करंट, लेकिन डब्ल्यूआईपी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम उसकी कॉस्ट में मटेरियल लेबर सब कैपिटलाइज करते जाएंगे। दूसरा, स्पेसिफिक बोरिंग्स के अलावा दूसरा होता है अभी आते हैं उसमें, अभी आते हैं, हमारा पार्ट है अभी। पहले हम नंबर्स कैलकुलेट कर लें, फिर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे। जनरल पूल ऑफ बोरिंग्स, कंपनी ने वैसे ही कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, कोई डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए हैं, और जिन मकासद से लिए गए हैं, जिन इंटेंशन से लिए गए थे वो पूरे हो गए हैं, और कंपनी के पास कुछ अमाउंट्स उनमें से मौजूद हैं पहले से ही। हम ये वाले लोन उठा के एसेट की कंस्ट्रक्शन में लगा लेते हैं। तो क्या आपने कर्जा बिलखुसूस पर्टिकुलरली एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है? नहीं, ये कर्जे तो हमने वैसे ही लिए हुए हैं। बैंक से लोन हमने वैसे ही लिया हुआ था, ओवरड्राफ्ट हमने वैसे ही लिया हुआ था, डिबेंचर्स हमने वैसे ही इशू किए हुए थे किसी और मकसद से या ऑपरेशनल मकसदों के लिए। उसमें से पैसे उठा के हम क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन पे लगा रहे हैं। तो ये कहलाएगा जनरल पूल ऑफ बोरोइंग्स। क्या कहलाएगा? जनरल पूल ऑफ बोरोइंग्स। मेक श्योर this must be pool of
नॉन स्पेसिफिक डेट्स। पहली बात, इसके अंदर शेयर होल्डर का पैसा शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अंदर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा नहीं शामिल किया जा सकता। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द पूल ऑफ बोरोइंग्स। दिस मस्ट नॉट कंसिस्ट एनी इक्विटी। इजी। अगर आपने शेयर होल्डर से पैसा लिया वो भी फारिग पड़ा हुआ है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए वो भी फारिग पड़ा हुआ है, उसको मैं पूल के अंदर शामिल नहीं करूंगा। हाँ, कोई डिबेंचर्स हैं, कोई लोन नोट्स हैं, कोई बॉन्ड्स हैं, कोई बैंक लोन है, कोई ओवरड्राफ्ट है, कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आप उनका पूल बना सकते हैं। ठीक है। से हमारी कंपनी ने इश्यू किए हुए हैं 8% डिबेंचर्स, पता नहीं किस मकसद से, और वहां से कंपनी ने हासिल किए हुए हैं $3 मिलियन। इसके अलावा कंपनी ने %11 बॉन्ड्स भी इश्यू किए हुए हैं, और यहां से हासिल किए हुए हैं $5 मिलियन। अपार्ट फ्रॉम दैट %9 रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू किए हुए हैं, जिससे हमें मिले हैं 15 लाख। इरिडीमेबल नहीं, इरिडीमेबल इक्विटी है। ऑर्डरी शेयर्स भी इक्विटी है, इरिडीमेबल भी इक्विटी है। वो अगर स्टेबल में देगा भी ना तो हम काउंट नहीं करेंगे उसको। मैंने लिया ही नहीं लोन, ये भी पूल है, ये भी पड़े वो भी पड़े। करेक्ट, नंबर 1 बात। नंबर 2 कि वो पैसे शायद पड़े तो हैं लेकिन किसी मकसद में लिए हैं, वो किसी और मकसद में लिए गए, मेरे काम में आएंगे, बिजनेस को वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, रिसीवेबल्स को उधार देने के लिए, सप्लायर्स को पे करने के लिए, एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के लिए, दर्जनों काम होते हैं जिसमें पैसे चाहिए होते हैं। वो उठा के मैं इसमें लगा दूं, कल को मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, मेरी पेमेंट्स डिफॉल्ट कर जाएंगी। मुझे चाहिए यहां पैसा 3 साल के लिए, वो तो 2-2 महीने के बाद जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है। तो अभी ऑफ सीजन है, पड़ा हुआ है, जब पीक सीजन होगी सब यूज हो जाएगा मे बी। बट फाइनेंशियल अकाउंटेंट कैन नॉट टेक डिसीजन, वी कैन नॉट जज कि ऐसा क्यों किया। जब हम फाइनेंशियल मैनेजर बनेंगे ना तो ये बातें कंपनी को बैठ कर सुकून से समझाएंगे कि क्या पागल वागल तो नहीं हो। लेकिन जब हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैं तो हमारे पेट में एक ही दर्द है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाया जाएगा, क्यों किया गया, क्यों ऐसे किया, जब ये था तो ये क्यों ना किया। ऐसा सवाल फाइनेंशियल अकाउंटेंट रेज नहीं कर सकता। हमारा सिर्फ एक ही काम है, अगर करेंगे ना निकाल देंगे कंपनी से बाहर, निकल यहां से, दूसरे के डिपार्टमेंट में क्यों टांग अड़ा रहे हो। आप अपना काम करो, आपको ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, यस। नहीं, कोई भी करे, भले पब्लिक से पैसा लिया है मैंने, भले बैंक से पैसा लिया है मैंने। भाई आपने ये तो पढ़ा है ना कि कंपनी के पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से होते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो वो ऑर्डरी शेयर होल्डर्स शेयर्स इशू करके ऑर्डरी शेयर होल्डर से भी ले सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स भी कर सकती है, बॉन्ड्स भी कर सकती है, डिबेंचर्स भी है, लोन नोट भी है, बैंक लोन भी है, ओवरड्राफ्ट भी है। सोर्सेज तो कोई भी यूज करे कंपनी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनमें से जो जो सोर्सेज इक्विटी हैं वो IAS 23 काउंट नहीं करेगा, हम सिर्फ बोरिंग्स की बात करेंगे। इसके अलावा वी हैव गॉट अ बैंक लोन,
ऑफ 2 मिलियन। अब ये 4 तरह के सोर्सेस से पैसे मौजूद हैं। जिस तरह आप फीफो और एवको लगाते हैं ना इन्वेंट्री के अंदर, वो कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं अप्लाई हो सकता। फीफो वाला, उसमें हम क्या करते हैं कि पहला खरीदा पहले बेचा, मुझे नहीं पता ये पैसे किसके हैं, पैसे आए तो मैं तो बैंक अकाउंट में डालता गया, कोई नोट पे निशान थोड़ी बना दिया था कि ये बॉन्ड वाले पैसे हैं, ये प्रेफरेंस। और अगर निशान बना भी तो बैंक थोड़ी संभालती है मेरे पैसे, बैंक तो उठा के पैसे इन्वेस्ट कर देती है, मुझे जो पैसे मिलते हैं वो किसी और के, तो वही वाले नोट थोड़ी बनेंगे कड़क जो मैंने डिपॉजिट करवाए थे। तो गए, मैं थोड़ी स्पेसिफाई कर सकता हूं कि मेरे बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है वो कौन से सोर्स वाला पैसा है, तो सब मिक्स हो जाएगा। अब आगे की कहानी सुनते हैं। ये मेरे पास है जनरल एक पूल, बताया ही जाता है कि 9% प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं these have been issued for construction of another asset। तो कहता भाई इस पे नजर नहीं डालना है, मेरे पास मेरी लायबिलिटी का हिस्सा है, लेकिन ये मैंने लेट्स अज्यूम एक दूसरी कोई प्रॉपर्टी है, कोई दूसरा इन्वेंट्री है, उसके लिए लिया है, और मैंने ऊपर क्या कहा था कि दिस शुड बी पूल ऑफ, जबकि ये तो स्पेसिफिक है, किसी और एसेट के लिए सही, लेकिन ये तो स्पेसिफिक है। ये पैसे आपने यूज करना, क्योंकि ये पैसे मैंने कासमाबाद की प्रॉपर्टी के लिए लिए हैं, तो इनको आप छोड़ दो। तो अगर सदर की प्रॉपर्टी के लिए आपको चाहिए तो दूसरे पैसे यूज करने, इनमें हाथ नहीं डालना, इनमें यानी मुझे 15 लाख तो मेंटेन करना ही करना है। जब कोई लोन स्पेसिफिक होगा उसको हम किक आउट कर देंगे, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल पूल ब्रो। कोई इसमें आप स्पेसिफिक बोरिंग्स नहीं शामिल कर सकते। नेक्स्ट, मैं ये वाजे कर रहा हूं कि इफेक्टिव इंटरेस्ट इज सेम एज कूपन। कूपन इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। जो भी परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी जाती है वो कूपन होती है। तो जब लिखा गया 8% डिवेंचर्स, तो 8% कूपन है। इफेक्टिव इससे मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मैंने टेंशन से आउट कर दिया। मैंने कह दिया कि इफेक्टिव इंटरेस्ट आर सेम एज कूपन, बैंक इंटरेस्ट इज, क्योंकि बैंक के साथ इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ, और ये वाजे कर दिया कि जो बैंक लोन है उसका इंटरेस्ट कितना है, 7%। ओके, यहां तक हम क्लियर हुए। क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। कि हमारी कंपनी ने $2.5 मिलियन इस पूल से इस्तेमाल कर लिए एसेट टी की कंस्ट्रक्शन पे। On 1st September 2021, and $700,000 on 31st March.
कहानी को आगे समझते हैं। मेरे पास देखिए पैसे कितने पूल में हैं, 30 लाख, 50 लाख, 80, इसको छोड़ दो, ठीक है। आई गॉट हाउ मच, 1 करोड़ रुपए। लेकिन उसमें से मैंने यूज कितने किए हैं, 1 सितंबर पे मैंने इसमें से 25 लाख उठाए और 31 मार्च में मैंने इसमें से 7 लाख उठाए, ठीक है। तो टोटल मैं करीबन 32 लाख रुपए इस्तेमाल कर चुका हूं 1 करोड़ रुपए में से। एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट कितने अमाउंट का जाएगा, 32 लाख का या 1 करोड़ का? 32 लाख का। इसके लिए थोड़ी लिए हैं, इसके लिए थोड़ी लिए हैं। स्पेसिफिक में ट्रीटमेंट वॉज डिफरेंट। वहां आपने लोन पर्टिकुलरली लिया ही इस एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए था तो भरेगा भी ये। लेकिन इस केस में मैं एक जनरल पूल में से पैसे यूज कर रहा हूं। इस केस में मैं कैपिटलाइज करूंगा सिर्फ उतने अमाउंट की बोरोइंग कॉस्ट जितना मैंने यूज किया है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन परसेंटेज क्या लगाऊंगा अगर फीफो करूं? पूल का मतलब पूल, हाँ करेक्ट, पूल का मतलब पूल मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता। अब अगर मुझे तारीखें दी जाती कि ये 2015 में लिया गया, 2016 में लिया गया, 2020 में, तो मैं फीफो करता कि पहले पुराने पैसे यूज करूंगा फिर नए पैसे यूज करूंगा। वी कैन नॉट यूज हियर। हमें ये देखना है कि ये जो 32 लाख रुपए आपने यूज किए हैं इस पे परसेंटेज क्या लगाओगे। फॉर दिस ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। वी कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट। क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपिटलाइजेशन रेट। किसको कहा जाता है? दिस कैपिटलाइजेशन रेट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ जनरल पूल ऑफ बोरोइंग्स। वेटेड एवरेज, थोड़ी मैथ्स रिकॉल करते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में हर डेटा को बराबर वैल्यू दी जाती है। अगर मेरे पास 4 डेटा है तो मैं डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूं, अज्यूमिंग कि इसका भी 25%। लेकिन अगर वेटेड एवरेज है तो वेटेड एवरेज में सबकी वेटेज बराबर नहीं होती। वो कैसे होगी अब देख लेते हैं। इसके 2 तरीके सिखा रहा हूं। पहला तरीका, आपके पास टोटल कितने पैसे हैं यूज करने के लिए, उसमें से डिबेंचर के कितने पैसे हैं, ये 1 करोड़ का कितना फीसद है, इसकी वेटेज 30%। 1 करोड़ में बॉन्ड्स के कितने पैसे हैं, तू नहीं, बैंक लोन का कितना परसेंट है, 20%। सो वी हैव गॉट वेटेजेस। मैंने तीनों को 1/3 नहीं दी बराबर। अगर मैं सिंपल एवरेज करता था तो हम सबको 1/3 का अमाउंट देते थे, जबकि वेटेड एवरेज में जिसके पूल में जितने पैसे हैं उतनी उसको वेटेज दी जाएगी। तो कैपिटलाइजेशन इज रेट इज बेसिकली द वेटेड एवरेज ऑफ द जनरल पूल ऑफ बोरोइंग्स। अब आगे की कहानी देखिएगा। आपने 30% पैसे कितने परसेंट भी लिए हुए हैं, गुड, प्लस 50% पैसे कितने परसेंट पे लिए हुए हैं, ग्रेट, और 20% पैसे कितने रेट पे लिए हुए हैं, if we were given the effective rates that were different from these coupon, we would have used effective interest, no coupon.
ये तो मैंने चलो बोल दिया कि इफेक्टिव और कूपन सेम है तो अलग बात है, लेकिन हम यहां लिखे हुए रेट्स को तरजीह नहीं देंगे, इनके इफेक्टिव रेट्स को तरजीह देंगे जो साथ नहीं लिखे हुए, जो अलग से लिखे होते, दैट दीज 11% bonds will be redeemed at a premium, therefore effective interest is 13%, तो मैं क्या लेता 13% लेता, दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है। और क्या लिखा हुआ है कि इनका इफेक्टिव और कूपन सेम है, लेकिन अगर इफेक्टिव गिवन होता तो आप कौन सा यूज करते, इफेक्टिव। वेटेड एवरेज कितना बन रहा है, 2.4, सबका अलग अलग, सबका अलग अलग, 2.4, 5.5, 9.3, सबको प्लस करो ना बस। %9.3%. This 9.3 is referred as effective, कैपिटलाइजेशन रेट। अब आप इस पूल में से जितने भी पैसे यूज करेंगे उस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 9.3%, दैट वुड बी कैपिटलाइज्ड इनटू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। दूसरा तरीका सेम ही है, मैथ्स घुमाते हैं। डिबेंचर से कितने पैसे लिए, इस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा, कितना बनेगा, बॉन्ड्स के 50 लाख पे 11%, बैंक के 2 मिलियन पर 7%, कॉस्ट कितनी है, सिर्फ कॉस्ट को टोटल करें, $930,000। ये सबको मैंने मिला दिया, और सारे पूल के पैसे कितने हैं, ₹1 करोड़, 9.3%। तो आप पहले कॉस्ट निकाल लें और इनका सम निकाल लें, कॉस्ट को सम से डिवाइड कर लें तो भी चलेगा, या वेटेजेस निकाल लें और वेटेजेस को रेलेवेंट इफेक्टिव इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर लें, you'll get the same answer. This is referred as capitalization rate. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये हमें 2 मार्क्स का एमसीक्यूज में पूछ ले, या एमटीक्यू में अगर सवाल डेटा पूरा दे दिया और 2 मार्क्स का पूछ लिया कि भाई इसमें कैपिटलाइजेशन रेट कितना है। नाउ व्हाट वुड हैपन, आगे की कहानी सुनते हैं। ईयर एंड क्या है, 30 जून। पहले पैसे मैंने कब यूज किए हैं, फर्स्ट सितंबर 2021 पे। कितने पैसे यूज किए हैं उस टाइम पे, 25 लाख। इंटरेस्ट क्या लगेगा इस पे, 9.3%, कैपिटलाइजेशन रेट 9.3%। लेकिन 9.3% कितने साल का है, एक पूरे साल का है, क्योंकि ये पर एनम है। अब महीने गिन लेते हैं। मैंने यूज किया है सितंबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 6 महीने 2022 के, जन टू जून 10 महीने। तो हम इसको टाइम लगाएंगे एज 10 आउट ऑफ 12।
फिर हमने यूज किए हैं 31 मार्च या 1 अप्रैल के लिए, पैसे यूज किए 7 लाख, इंटरेस्ट कितना लगेगा 9.3, टाइम कितना अप्रैल मई जून, कि मार्च का आखिर है जी। ऊपर वाला कितना है 193,750 एंड $16,075, ठीक है, प्लस $2,10,025। अब इसमें जितने भी सरप्लस फंड्स हैं, आइडल फंड्स हैं, वो आपने कहीं यूज़ कर लिए तो वो आप सीधा प्रॉफिट लॉस में लेके जाएंगे, बिकॉज मैंने सिर्फ उन्हीं पैसों का हिसाब देना है जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। अवेलेबल भले 10 मिलियन थे, मैंने सिर्फ 32 लाख यूज़ किए हैं, जितने अरसे के लिए यूज़ किए मैं उतना अमाउंट एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करता हूँ। सो द ट्रीटमेंट वेरीज वेदर दैट इज अ स्पेसिफिक लोन और अ जनरल पूल ऑफ बोरिंग्स। एफआर में इस लेवल पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है कि हमने लोन लिया हुआ है 40 लाख रुपए का, या लेट्स से मैंने लोन लिया है 50 लाख का, पर्टिकुलरली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, लेकिन उसमें इस्तेमाल मैं कर चुका हूं 75 लाख रुपए। लोन मैंने लिया है 50 लाख का, लेकिन अब तक उस पर मैं यूज कर चुका हूं 75 लाख रुपए, 25 लाख रुपए ज्यादा। 50 लाख में स्पेसिफिक से मानूंगा और 25 लाख में कहां से उठाऊंगा, जनरल पूल ऑफ बोरिंग से। पहले हम उसमें स्पेसिफिक बोरिंग्स को अकाउंट फॉर करेंगे। तो 50 लाख के कर्जे का जितना भी इंटरेस्ट है वो भी एसेट की कॉस्ट में जाएगा, और 25 लाख का जो कैपिटलाइजेशन रेट होगा जनरल पूल ऑफ बोरिंग्स का, और जितने महीने आपने इस्तेमाल किया है वो भी एसेट की कॉस्ट में जाएगा। एफआर में इस लेवल पे जाता नहीं है। अदरवाइज इसके अंदर और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस IAS 23 में डील की जाती हैं, लेकिन हमारे हद तक सिर्फ कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना, जनरल पूल की ट्रीटमेंट आना, स्पेसिफिक बोरिंग्स की ट्रीटमेंट आना बहुत है। अब इसके मैं आखिरी फेज की तरफ आता हूं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। रिकग्निशन में स्टैंडर्ड ने क्या कहा, मेजरमेंट में सॉरी, वे द फंड्स आर बोरोड specifically, costs eligible for capitalization are the actual costs incurred less any income earned on temporary investments of such borrowings। तो जो एसेट की कॉस्ट में जाएगा that would be the actual interest incurred। करोड़ रुपए का पूरा 10% का टाइम अपोर्शनमेंट माइनस करेंगे इसमें से एनी इनकम अर्न ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ सच बोरिंग्स विद द फंड्स। करोड़ रुपए का 10% उसके 6 महीने 5 लाख, और जो सरप्लस थे 40 लाख उसको 6% में इन्वेस्ट कर दिया, उसके 6 महीने 1/20 माइनस करके जो बाकी अमाउंट होगा नेट ऑफ करके वो एसेट की कॉस्ट में चला जाएगा। वेयर फंड्स आर पार्ट ऑफ जनरल पूल द एलिजिबल अमाउंट इज डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग अ कैपिटलाइजेशन रेट टू द एक्सपेंडिचर ऑन दैट एसेट। कितने पे लगेगा, टू द एक्सपेंडिचर ऑन दैट एसेट, कि जितना आपने खर्चा उस एसेट पे किया है उस पे लगेगा कैपिटलाइजेशन रेट, जिस तरह 25 लाख और 7 लाख। द कैपिटलाइजेशन रेट विल बी द वेटेड एवरेज ऑफ द बोरिंग कॉस्ट्स एप्लीकेबल टू द जनरल पूल। यहां तक हम इजी है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना कब से शुरू करना है। एक टर्म इसमें यूज होता है कैपिटलाइजेशन, सॉरी कमेंसमेंट। दूसरा रेट इसमें टर्म इसमें यूज होता है सस्पेंशन, और तीसरा टर्म हम यूज करते हैं सीजेशन। कमेंसमेंट यानी कैपिटलाइज करना शुरू कब से करेंगे। सस्पेंड कर देने का मकसद अगर बीच में कोई ब्रेक आ जाता है
किसी वजह से एक्चुअल कंस्ट्रक्शन इंटरप्ट हो जाती है, एक्चुअल वर्क इंटरप्ट हो जाता है, बंद हो जाता है काम किसी वजह से, तो उसको सस्पेंड करना कहते हैं। और सीजेशन मतलब जब काम मुकम्मल हो चुका हो। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, खैर जो आप डिस्कस कर रहे थे, मैंने बैंक लोन के लिए अप्लाई कर दिया था, साइट प्लान दिखा दिया था, बैंक का लोन अप्रूव होते होते, बॉन्ड इश्यू होते होते, डिबेंचर्स इश्यू होते होते मुझे पैसे मिले हैं 1 फरवरी पे। जनवरी में मुझे पैसे मिले ही नहीं, मुझे पैसे मिले हैं 1 फरवरी पे। जब पैसे आए तो मैंने कुछ भागदौड़ शुरू कर दी और 1 अप्रैल पे हमने काम शुरू कर दिया, डिगिंग का काम शुरू कर दिया या गवर्नमेंट एप्लीकेशन दे दी, नक्शे वक्शे पास करवाने का काम शुरू कर दिया। हम अब एक्टिव हो गए साइट के ऊपर। कर्जा हमने लिया 1 फेब पे, तो इंटरेस्ट लगना कब से शुरू होगा, 1 फेब से। लेकिन फेब में हमारा काम ना शुरू हुआ, मार्च में हमारा काम ना शुरू हुआ। काम शुरू हुआ कब से, अप्रैल से। तो हम कैपिटलाइजेशन कब से शुरू करेंगे, अप्रैल से, जब से काम शुरू हुआ। फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट तो बैंक मुझसे लेगा, वो कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि एसेट शुरू ही नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर 2, काम हमने मार्च से शुरू कर दिया था अपने पैसों से, लोन अप्रूव होके हमें ग्रांट हुआ है अप्रैल में। जनवरी में ना लोन था ना काम था, फरवरी में ना लोन था ना काम था, मार्च में काम था लेकिन लोन नहीं था, तो इंटरेस्ट लगेगा मार्च में। कहां से लगाओगे, आपने पैसे ही नहीं दिए थे। पैसे दिए हैं अप्रैल में, अब अप्रैल में काम भी चल रहा है और इंटरेस्ट का मीटर भी चालू है, तो कैपिटलाइजेशन कब से शुरू होगी, अप्रैल से। तो आपका पहला वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि जब से काम शुरू हो। अगर काम पहले शुरू हो गया और लोन बाद में मिला तो बाद में, अगर लोन पहले मिल गया और काम बाद में शुरू हुआ तो बाद में। तो हम उसको कह सकते हैं लेटर, जो भी दोनों में से बाद वाली डेट होगी हम वहां से शुरू करेंगे। सही है। कहता है कैपिटलाइजेशन शुड कमेंस व्हेन एक्सपेंडिचर आर बीइंग इंकर्ड। पहली शर्त, कि हमने साइट पे, हमने एसेट पे खर्चा करना शुरू कर दिया है। दूसरा, बोरोइंग कॉस्ट्स आर बीइंग इंकर्ड। तीसरा, and activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale are in progress. जब ये तीनों चीजें साइमल्टेनियस होंगी, कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगी। तीनों में से कुछ भी एक ना हुआ, कैपिटलाइजेशन नहीं होगी। मिसाल दिया, खर्चा हो रहा है, बोरोइंग कॉस्ट नहीं हो रही, बोरोइंग कॉस्ट हो रही है, खर्चा नहीं हो रहा, या एक्टिविटीज प्रोग्रेस में नहीं है। कभी होता है ना कि हमने साइट पे डिगिंग कर दी, काम कर दिया, पाकिस्तान में इट इज वेरी कॉमन, कोई केस डाल देगा, स्टे ऑर्डर आ जाएगा, कोर्ट का स्टे आ गया मतलब रुल गया काम। अब जब तक कोर्ट उसको क्लियर नहीं करती या ब्लैकमेलर से हमारी डील नहीं होती, क्योंकि कोई बंगलों वाला बराबर वाला मेरी हवा रोक देगा ये, तो कोर्ट में उसने पिटीशन डाल दिया, जज साहब जब फैसला करें। तो अगर हमने अभी काम शुरू ही किया लेकिन रुक गया, प्रोग्रेस में नहीं है, तो आप उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। कैपिटलाइज करना शुरू कब से करना है, जब साइट पे खर्चा भी हो रहा है, जब बोरोइंग कॉस्ट का मीटर भी चालू है और एक्टिविटीज प्रोग्रेस में है।
फिर आगे की बात आती है, दिस में इंक्लूड सम एक्टिविटीज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल प्रोडक्शन। जरूरी नहीं है कि फिजिकली काम हो रहा हो, लेकिन हम जो आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं उसको पास करवाते हैं, कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमारे पास है, उससे हम अप्रूव करवा रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वही पूरी हो रही हैं तो भी चलेगा। कैपिटलाइजेशन शुड बी सस्पेंडेड, पॉज, सस्पेंडेड ड्यूरिंग पीरियड्स इन विच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड। काम शुरू तो हो गया था, लेकिन कुछ अरसा चलने के बाद ठेकेदार से हो गया फड्डा, या पाकिस्तान में इट्स वेरी कॉमन कि बिल्डर कोई और होता है और मार्केटिंग कंपनी कोई और होती है, जिस तरह स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जिस तरह ज़मीन.com है, दे हैव गॉट इन्वेस्टर्स, रेड बॉक्स है, दे हैव गॉट इन्वेस्टर्स। बिल्डर कहेगा काम तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन मार्केटिंग, प्रोजेक्ट को सेल करना, उसके यूनिट सेल करना, ये मेरे बस में नहीं है। वो बोलेगा उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, हमारे पास पता नहीं कितने इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, हम तो फेसबुक पे लगाएंगे 100 कॉल्स आ जाएंगी कि कौन सा प्रोजेक्ट है। हम उनको कहते हैं कि चले मार्केटिंग आप करेंगे, डेवलपमेंट हम करेंगे, हम साइन कर लेते हैं। वो अपने इन्वेस्टर्स को फिर अपने फेसबुक पे जो बूस्ट करते हैं वो सारा काम वो करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इन्वेस्टर सीधा पैसा देगा स्टार मार्केटिंग को या रेड बॉक्स को, वो मुझे दे देगा। अक्सर इसमें फड्डा हो जाता है। जब मार्केटिंग कंपनी ये कह ले कि भाई आपने पैसे तो लिए लेकिन काम उतना नहीं किया, हमने अपने इन्वेस्टर्स को अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाई हुई है, अगर आप प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं करेंगे, आइंदा जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे किसी में लोग हम ज़मीन.com पे भरोसा ही नहीं करेंगे, लिहाजा पैसे हम रोक रहे हैं, पहले इतना काम करके दिखाओ, क्योंकि 50% पेमेंट हुई, पहले 50% काम करके दिखाओ। फड्डा हो गया। वो कहेंगे तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं काम कैसे करूंगा, वो बोलेंगे काम करोगे तो पैसे दूंगा, लिटिगेशन में चले गए। किसी भी वजह से अगर ठेकेदार से हमारा फड्डा हो गया, जिस तरह बैरिया टाउन के अंदर बैरिया हाइट्स बन रही थी, जिस फार्म को ठेका दिया था वो फ्रॉड करके भाग गई, काम रुक गया। तो जहां डिलीवर होने थे 2017-18 में, पता नहीं कहीं 19 में शायद, वो 2022 आगे जाके अभी 2 टावर्स की पोजीशन दी है, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि टोटल 16 टावर्स हैं, 8 अलग हैं, 8 अलग है, जिसमें से पहले 8 पे काम चल रहा है, बाकी 8 का सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। फड्डे हो गए। एंड दिस इज वेरी कॉमन कि किसी वजह से काम रुक जाता है। लेबर स्ट्राइक पे आ गई कि महंगाई बढ़ गई, आप रेट नहीं बढ़ा रहे हो, हम ऐसे काम नहीं करेंगे। अगर किसी भी वजह से फंड शॉर्ट पड़ गए, हम डाउट में आ गए कि यार हालात सही नहीं लग रहे मुल्क के, तो हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करें, उसके बाद मजा, लेट्स से हम एक सुपर स्टोर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपना कैंपस बना रहे हैं कोई, हमने देखा हालात सही नहीं है, नया कैंपस बनाएंगे, एडमिशंस कहां से आएंगे, तो हमने किसी भी वजह से उस काम को रोक दिया। फिर कोई फड्डा है, कोई लिटिगेशन है, कोई स्टे ऑर्डर है, या हमारी कंसिडरेशंस हैं, हमने किसी भी वजह से काम को रोका है। जितना अरसा आपका काम रुका रहेगा, उतने अरसे की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, वो एक्सपेंस आउट होगी, वो प्रॉफिट लॉस में जाएगी जब तक कि ये काम रिज्यूम नहीं होता। अगर कि ये ब्रेक इंटरप्शन नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह छत डाली जाती है, तो हमारी टिपिकल प्रैक्टिसेस में हमें उसको हफ्ते से 10 दिन तक सिर्फ पानी देके तराई करनी होती है, हम मजीद उस पर काम नहीं छेड़ सकते। अगर दैट ब्रेक इज पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इज पार्ट ऑफ प्रोसेस, तो उसको इंटरप्शन नहीं कहा जाएगा। इंटरप्शन कहा जाएगा कि वाकई में कोई रुकावट आ गई है जिस वजह से हम काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। इजी, ओके। Capitalization should be suspended during periods in which the active development is interrupted. Last, capitalization should cease when substantially all the activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale are complete.
नेसेसरी एक्टिविटीज आर कंप्लीट। अगर कोई माइनर फिनिशिंग वर्क चल रहा है, कुछ फाइनल टचअप्स चल रहे हैं, वो एक्टिव डेवलपमेंट में काउंट नहीं होंगे। अगर द बिल्डिंग इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर पोजीशन, लेकिन आप देख रहे हैं कि कलर वालों ने टाइल पे कलर गिरा दिया, हम वो कलर साफ कर रहे हैं, फिनिशिंग वर्क चल रहा है, द फिनिशिंग वर्क डज नॉट काउंट। अगर एक्टिव काम हो चुका है, नेसेसरी काम हो चुका है, यू विल स्टॉप कैपिटलाइजिंग। बेशक अभी आपने लोन रीपे नहीं किया, बेशक अभी आपने उनको रिडीम नहीं किया, इंटरेस्ट आपको अभी भी देना है, बकिया महीनों का भी देना है, लेकिन जो बाकी महीनों का इंटरेस्ट होगा वो प्रॉफिट लॉस भरेगा। जब मेरा एसेट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, मैं उस पे कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट कॉस्ट या बोरिंग कॉस्ट डेबिट करना बंद कर दूंगा। दिस इज व्हाट वी रेफर एज सीसेशन। एक इसमें लास्ट बात IAS 23 करता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें ब्लॉक्स में काम होता है। मिसाल, हमने 8 टावर्स का एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। टावर A अगर मुकम्मल हो गया और टावर B पे हम काम कर रहे हैं, इफ टावर A इज रेडी फॉर पोजीशन, इज रेडी फॉर सेल, तो आप उस पे कैपिटलाइजेशन को सीज कर देंगे। ऐसा नहीं कि जब तक 8 टावर्स मुकम्मल नहीं हो जाते हम A में अभी भी खर्चा डालते जाएंगे। लेकिन अगर फ्लोर्स हैं, अभी बेसमेंट बन गया है, ग्राउंड पे काम चल रहा है, ग्राउंड बन गया है, फर्स्ट फ्लोर पे काम चल रहा है, जब तक ये पूरी बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हो जाती, बिल्डिंग काबिल इस्तेमाल नहीं होगी। अगर ऐसा है तो हम पूरे प्रोजेक्ट की कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर बेसमेंट के बाद ग्राउंड पे काम चल रहा है, बेसमेंट इज रेडी फॉर यूज, तो हम बेसमेंट पे कैपिटलाइजेशन को सीज कर देंगे। जिस तरह लेट्स से हमारे यहां दाऊद की पूरी बिल्डिंग बनी है ऑटोबान पे, तो हुआ क्या था कि जो सुपर स्टोर उन्होंने बनाया, मार्ट उन्होंने बनाया, बेसमेंट एंड ग्राउंड वो कंस्ट्रक्ट कर दिया, हालांकि ऊपर काम चल रहा था। ऊपर जो ऑफिसेज हैं, चैम्बर्स हैं, वो बन रहे थे, अभी भी बन रहे हैं। कहते हैं कि यहां पे गाड़ी खड़ी करोगे अपनी जिम्मेदारी पे, ऊपर काम चल रहा है। लेकिन जो जो फ्लोर तैयार होता जा रहा है, दैट इज रेडी फॉर पोजीशन, दैट इज रेडी फॉर सेल। अगर डिफरेंट स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद रेडी हो जाती हैं, तो उन पे कैपिटलाइजेशन सीज हो जाएगी। लेकिन अगर दैट ब्लॉक इज नॉट यूजेबल विदाउट द कंप्लीशन ऑफ अनदर ब्लॉक, तो कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू, उसको पूरा एक यूनिट अज्यूम किया जाएगा। कैपिटलाइजेशन should cease when substantially all the activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale are complete. If only minor modifications are outstanding, this indicates that substantially all the activities are complete. Finishing work चल रहा है, इसका मकसद काम हो गया है। Where construction is completed in stages, which can be used while construction of other parts of on other parts continues, capitalization of attributable borrowing costs should cease when substantially all the activities necessary to prepare that part of for its intended use or sale are complete. तो अगर ब्लॉक A काबिल इस्तेमाल है, बेशक ब्लॉक B पे काम चल रहा हो, तो ब्लॉक A के ऊपर कैपिटलाइजेशन को सीज कर देंगे। इजी। But if block A is not usable without construction of block B, so that will be treated as a single asset. That's it, IAS 23 done.